स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, किसी देश की आर्थिक विकास के प्रमुख आर्थिक तत्वों की विवेचना कीजिए। यानी किसी देश की अगर आर्थिक विकास है तो उसका प्रमुख आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या हो सकता है। तो विभिन्न लेखकों ने आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का वर्णन अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये स्वाभाविक है, अपने अपने तत्वों का वर्णन जो है अपने अपने हिसाब से करेगा ही। कुछ लेखक ने आर्थिक विकास के सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक तत्वों पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया है। जितना देना चाहिए उससे भी ज़्यादा जोर दिया कि ना यही सही है, ठीक है ना। किंतु इन्हें आर्थिक विकास के मूल निर्धारक नहीं माना जा सकता है। वास्तव में आर्थिक विकास प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, पर विभिन्न घटकों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है कि उसका विकास किस तरह से है और उसका जो तत्व है वो कौन कौन से है, ठीक है। जैसे कि नक्शे ने लिखा है, आर्थिक विकास का मानवीय शक्तियों, सामाजिक मान्यताओं, राजनीतिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक दुर्घटनाओं से बहुत गहरा संबंध है। पूंजी आवश्यक तत्व है किंतु विकास की श्रेष्ठ शर्त नहीं है, ठीक है। अतः प्रोफेसर नक्शे उन अर्थशास्त्रियों के विचारों से सहमत नहीं है जो पूंजी निर्माण को ही आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक समझते हैं। यानी कि पूंजी अगर आ गया तो ये ही आर्थिक विकास हो गया, ये बात सही नहीं है। वास्तव में आर्थिक विकास के निर्धारक के रूप में हम किसी एक घटक को मान्यता नहीं दे सकते हैं। आर्थिक विकास जिन घटकों पर निर्भर करता है उन्हें सरलता की दृष्टि से आर्थिक एवं अनार्थिक दो वर्गों में बांटा जा सकता है, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक घटकों की श्रेणी में प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों, पूंजी, उद्यमशीलता, उत्पादन, तकनीक आदि को सम्मिलित किया जाता है। क्या है आर्थिक तत्व, उसको समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक जो साधन है वो भी आर्थिक तत्व है। कैसे, तो देखेंगे कि प्राकृतिक साधन प्राकृतिक की देन है। जो प्राकृतिक साधन है वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। इन्हें मानवीय उपायों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कुछ प्राकृतिक साधन क्षयशील होते हैं, जैसे जल, वन संपदा, वर्षा एवं समुद्री साधन आदि। यदि प्रचुर प्राकृतिक साधन उपलब्ध होने पर भी उनका उपभोग न किया जाए, उपयोग अगर न किया जाए, तब देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि किसी देश में प्राकृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक ध्यान दिया जाता है, प्राकृतिक साधनों का अभाव होने पर भी आर्थिक विकास में आगे बढ़े जाते हैं, क्योंकि उनके पास प्राकृतिक साधन का कुशल उपयोग करने की कला उपलब्ध है। ऐसे देशों में प्राकृतिक साधनों की कमी दूसरे देशों से आयात द्वारा पूरी कर ली जाती है। प्राकृतिक साधन स्वयं निष्क्रिय होते हैं। उनकी सहायता से देश की आर्थिक विकास सरलता पूर्वक किया जा सकता है तथा मानवीय प्रयत्नों द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जा सकता है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग कुछ भी करते हैं, जैसे कि कृषि खुद ना कर करके, यानी कि अगर आप कुछ ज़्यादा कमाते हैं तो क्या करेंगे, कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से ये इनका कहना है। किसका? तो जो ये पहला पॉइंट था उसका। दूसरा पॉइंट है मानवीय साधन क्या है, इसमें भूमिका अदा करती है। तो मानवीय साधनों से अभिप्राय किसी देश की जनसंख्या से है। यह आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है। सबसे सक्रिय साधन कौन है? मानवीय साधन। प्रोफेसर लुइस के अनुसार विकास मानव प्रयत्नों का परिणाम है। आर्थिक विकास केवल जनसंख्या के परिमाण पर भी निर्भर नहीं करता है, अर्थात मानवीय साधनों का परिणात्मक पहलू ही नहीं बल्कि गुणात्मक पहलू
भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विश्व अर्थव्यवस्था के व्यापक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विकसित देश में जनसंख्या वृद्धि से उत्पादन व मांग में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है, किंतु अल्प विकसित देशों में यही जनसंख्या वृद्धि अभिशाप सिद्ध हुई है। अवांछित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति आय, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर गिरने लगता है, उत्पादकता में ह्रास होती है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति पूंजीगत साधनों का अभाव तथा जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास का समस्त उपलब्धियां स्वतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर अल्प विकसित देशों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसमें विकास नहीं है उतनी और उसका जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो समझ रहे हैं कि जो अल्प विकसित है, थोड़ा सा भी विकसित है, वो पूरी तरह से लॉस हो रहा है। इस तरह से अगर जनसंख्या वृद्धि की जाए तो। अगला है पूंजी संचय। पूंजी को कैसे हम उसको संचय करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास हो जाएगा, यानी कि पैसे जो है उसको कैसे एकत्रित करेंगे तो देखते हैं इसका क्या है। पूंजी निर्माण से आशय परिसंपत्ति के सृजन से है। इसे विशुद्ध विनियोग या पर्यायवाची माना जाता है। पूंजीगत परिसंपत्ति में उपकरण, औजार, मशीन तथा परिवहन के साधनों के अतिरिक्त प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के विकास हेतु विनियोग भी सम्मिलित है। भूमि सुधार, जंगल को साफ करना आदि भी पूंजी निर्माण के उदाहरण है। प्रोफेसर कुंजनेट्स के अनुसार पूंजी व पूंजी का संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है। पूंजी निर्माण ही किसी देश की आर्थिक विकास की सही कसौटी है। प्रोफेसर नक्स के अनुसार पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की एक पूर्व आवश्यकता है। आज विकसित कहे जाने वाले देश की आर्थिक विकास का कारण उच्च पूंजी निर्माण दर है, तो दूसरी ओर अल्प विकसित देशों के पिछड़े होने का कारण उनमें पूंजी निर्माण की दर का निम्न होना है, यानी पूंजी जो है वही महत्वपूर्ण है ज़्यादा। स्पष्ट है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो जिस देश में पूंजी निर्माण की दर जितनी अधिक होगी उसका आर्थिक विकास भी उतना ही अधिक तेजी से होगा। पूंजी निर्माण एक संचयी प्रक्रिया है, इसलिए यदि एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो आर्थिक विकास हेतु साधनों का जुटाना अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यानी कि अगला जो पॉइंट है वह है तकनीकी विकास एवं नव प्रवर्तन। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तकनीकी विकास एवं नव परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, यानी कि नया परिवर्तन होना जरूरी है। तकनीकी विकास, ये जो टेक्निक वाला जो विकास है वो होना भी बहुत जरूरी है। तो तकनीकी ज्ञान में प्रगति होने से श्रम, पूंजी तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों की उत्पादकता तथा गतिशीलता बढ़ जाती है, जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है। प्रोफेसर शुम्पीटर आर्थिक विकास हेतु नव प्रवर्तकों पर विशेष बल देते हैं। वास्तव में तकनीकी प्रगति नव प्रवर्तनों के अपनाए जाने वाले पर निर्भर करती है। विकसित देशों के विकास का कारण उनकी तकनीकी प्रगति ही है। अल्प विकसित देशों में चूंकि इस प्रकार की तकनीकी प्रगति एवं नव प्रवर्तनों का अभाव पाया जाता है, इसलिए उनका आर्थिक विकास आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का रहस्य तकनीकी प्रगति में निहित है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तकनीक का विकास ना किया जाए तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति जो होगा कभी भी सुधर नहीं सकता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है उद्यमशीलता। अगर आप लोग एक बार सुनते भी हैं तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, इसलिए आप लोग सुनते रहे कि उद्यमशीलता को आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। उद्यमी का पहला कार्य किसी व्यावसायिक उपक्रम का संगठन एवं प्रबंध करना है। दूसरा कार्य जोखिम एवं अनिश्चितता वहन करना है। अल्प विकसित देश में अकुशल प्रबंध के कारण श्रम की उत्पादकता का स्तर नीचा होता है।
बाजार के सीमित आकार, पूंजी की न्यूनता, निजी संपत्ति और संविदा की अनुपस्थिति, प्रशिक्षित श्रम का अभाव, पर्याप्त कच्चे माल की अनुपलब्धता आदि कारणों से व्यवसाय में जोखिम एवं अनिश्चितता अधिक रहती है। इसलिए अल्प विकसित देश में उद्यमियों का अभाव पाया जाता है। निवेश कार्यों में सक्षम व्यक्ति भी अल्प विकसित देश में उद्यमियों का अभाव अपनी संपत्ति का उपयोग स्वर्ण, भूसंपत्ति आदि की खरीदारी या सट्टेबाजी में करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी पूंजी। देखिए, पॉइंट को भी नोट करना है, पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको बहुत लिखना पड़ता है। अगला जो है विदेशी पूंजी। अल्प विकसित देश में पूंजी निर्माण का दर अत्यंत निम्न होने के कारण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी का हमेशा अभाव बना रहता है। वैसे भी इन देशों के विकास की प्रारंभिक अवस्था में तकनीकी ज्ञान, कच्चा माल व मशीन आदि के आयात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विदेशी स्थितियों के कारण विदेशी विनियोगकर्ता पूंजी का विनियोग करने में हिचकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके आर्थिक विकास की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती है और वे पिछड़े हुए देश ही रह जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यावसायिक ढांचा कैसा होना चाहिए। यदि किसी देश का व्यावसायिक ढांचा आर्थिक विकास के अनुकूल होता है, तो अर्थात देश में उपलब्ध कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में वितरण विकास की आवश्यकता के अनुरूप होता है, तो निश्चय ही देश के उत्पादन में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। किंतु यदि जनसंख्या का विभिन्न व्यवसाय में वितरण विकास की आवश्यकताओं के अनुसार आदर्श नहीं है, तो आर्थिक विकास अवरुद्ध बना रहेगा। स्पष्ट है कि व्यावसायिक ढांचा आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका अदा करता है। बाजार का आकार कैसा होना चाहिए। आर्थिक विकास दर पर बाजार के आकार का बहुत प्रभाव पड़ता है। बाजार का आकार विशेष रूप से उत्पादकता पर निर्भर करता है। यदि उत्पादकता में वृद्धि होती है तो आय बढ़ती है, जिससे मांग बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में निवेश प्रेरणाओं को बल मिलता है। किंतु यदि घरेलू बाजार सीमित है तो ऐसी अवस्था में मांग का स्वरूप संकुचित बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता व पूंजी संचय दोनों को ही कम बने रहेंगे। स्पष्ट है कि यदि आर्थिक विकास की तीव्र गति प्राप्त करनी है तो बाजार के आकार को विस्तृत करना होगा, नहीं तो क्योंकि आप वहीं पर तक सीमित रह जाते हैं ना। अगर बाजार का विकास हो, मतलब उसका आकार बड़ा हो, यानी कि लेवल जैसे गांव से शहर, शहर से देश में सभी दिशाओं में और फिर विदेश में भी हो, तो इसका आर्थिक विकास में बहुत सहूलियत होगी। अगला जो पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट जो है वो है पूंजी उत्पादन अनुपात। पूंजी का उत्पादन जो अनुपात है वो कैसा रहना चाहिए। तो पूंजी उत्पादन अनुपात जो आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण निर्धारक है, का अर्थ है पूंजी में निश्चित वृद्धि से फलित उत्पादन की मात्रा में वृद्धि। यदि पूंजी 300 अतिरिक्त इकाइयां उपयुक्त करने से उत्पादन में 100 इकाइयां की वृद्धि होती है, तब पूंजी उत्पादन अनुपात 3:1 होगा। आर्थिक विकास की पूंजी उत्पादन अनुपात से विलोम सहसंबंध है, ठीक है। पूंजी निर्माण की दर निश्चित होने पर पूंजी उत्पादन जितना कम होगा, उत्पादन में उतना ही तीव्र गति से वृद्धि होगी। पूंजी उत्पादन अनुपात अनेक तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे कि तकनीकी विकास की मात्रा, नए उपकरणों को प्रयुक्त करने की कुशलता, प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक योग्य विनियोग के 2 प्रकार, आर्थिक ऊर्ध्वस्तों का प्रयोग तथा उनके व्यापकता। सामान्यतः अल्प विकसित देशों में पूंजी की उत्पादकता कम होती है, अर्थात पूंजी उत्पादन अनुपात ऊंचा होता है। इस तरह से हम लोग समझे। और जो अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का अनार्थिक तत्वों की विवेचना कीजिए। आर्थिक जो वृद्धि के वो उसमें हम लोग पढ़े थे कि आर्थिक और अनार्थिक दोनों होता है तत्व, तो इसमें ये है, इसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे। और मैं दूसरा क्वेश्चन के साथ फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ, फिर तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।